Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 12th of November 2022. 12 नवंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट शैल अंडरटेक रिसर्च इन लॉ आइदर ऑन अ रेफरेंस मेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सुओ मोटू। तीसरा कह रहा है, द कमीशन हैज़ अ फिक्स्ड चेयरपर्सन ऑफ हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ 6 members इंक्लूडिंग द चेयरमैन who should either be a retired judge of Supreme Court or retired Chief Justice of a High Court। तो आपको बताने में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शंस आपके सामने 1 2 2 3 1 3 या ऑल ऑफ दी अबव। अब एक एक करके आप आंसर तो बता दीजिएगा, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा और बताइए कितने आपने सही किए। देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि ये नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये नॉन स्टैट्यूटरी तो हो ही गई, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है क्योंकि कोई इसका फिक्स कंपोजिशन नहीं होता, कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता एलिजिबिलिटी का फॉर चेयरपर्सन एंड ऑल, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। दूसरा सवाल देखते हैं, दिस लेक इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक। द लेक बॉर्डर्स युगांडा, केन्या, तंजानिया। द लेक ऑल्सो ड्रेन्स इनटू वाइट नाइल। द लेक इज़, तो एक लेक का डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको बताना कौन सी लेक है। आसान सवाल है वैसे। ऑप्शंस आपके सामने है, तंगानाइका, मालावी, फॉगीबीन एंड विक्टोरिया। तो फागुबीन तो आपकी वो है जो कि सूख गई थी, जिसके ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, कौन सी लेक सूख गई है ना, तो ये फागुबीन वही है। और लेक विक्टोरिया इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर लेक विक्टोरिया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तीसरा सवाल देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो एक्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, दिस एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड फॉर द एक्यूज्ड एंड डिफाइंस अ चाइल्ड एज अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है ना। तो जेंडर न्यूट्रल है ये एक्ट और डिफाइन करता है चाइल्ड को एज चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर रिपोर्टिंग द चाइल्ड सेक्शुअल ऑफेंसेस केसेस, मतलब केसेस को रिपोर्ट करने का कोई लिमिटेशन टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। द आंसर फॉर दिस इज सी, बोथ 1 and 2 दोनों ही सही हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। सबसे पहले फ्रंट पेज की जो न्यूज़ है वो है, सेंटर्स साइलेंस ऑन जुडिशियल पोस्टिंग्स कंडेमनेबल। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक्चुअली इशू उठाया है कि जब कोलिजियम आपके सामने नाम पेश कर देती है तो उसके बाद फिर आप इतना टाइम क्यों लेते हो, ठीक है ना। आप सबको पता होगा कि ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। द प्रोसेस इज नोन एज मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। एक बार सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम बना है जिसमें 1+4 है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में कितने लोग हैं, 1+4, एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस, और वो फिर नाम सजेस्ट करते हैं टू द लॉ मिनिस्ट्री और यहाँ से फिर जा करके उसका अप्रूवल होता है फाइनली। उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा जरूर जा सकता है लेकिन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। दैट इज़ द थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड। सुप्रीम कोर्ट के नाम जो आते हैं उन्हीं में से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परमिशन के बिना कभी आप नहीं हाँ कर सकते किसी और दूसरे नाम को। एक्चुअली ये चीज़ कब बनी थी, ये चीज़ 3 डेवलप हुई थी, कोलिजन सिस्टम डेवलप हुआ था 3 जजेस केसेस के रूप में। एक 1981 का पहला जजेस केस था जिसमें तो एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर दी गई थी और कहा गया था कि एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंटमेंट करेगा जो भी जजेस है उनका। फिर 1993 में सेकंड जजेस केस हुआ, सेकंड जजेस केस जिसमें एसपी गुप्ता का बहुत फेमस केस है। सेकंड जजेस केस में उन्होंने बोला कि नहीं, कंसल्टेशन का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस, इसलिए बिना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परमिशन के कोई व्यक्ति आप नहीं अपॉइंट कर सकते। तो यहाँ पे कोलिजियम स्टार्ट हुआ 1+2 से, ठीक है। फिर 1998 में 3 जजेस केस आया, जब थर्ड जजेस केस आया तो कोलिजियम को एक्सपैंड किया गया और 1+4 रखा गया, 1 चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर मोस्ट चीफ जजेस, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड यही चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया जब हम नाम आपको भेज दिया है, कोलिजियम ने आपको नाम भेज दिया है जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, तो फिर क्यों नहीं आप उनको जल्दी से जल्दी अपॉइंट करते हो, क्यों नहीं आप जल्दी जल्दी उनको देते हो अप्रूवल, है ना। व्हाट आर यू डूइंग, आप इनएक्शन करके मतलब डिले कर रहे हो, कुल मिलाकर के क्या कर रहे हैं, इनएक्शन करके डिले कर रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट। आज बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आइटम्स आए, इसलिए बने रहिएगा, है ना। आज काफ़ी अच्छे फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स भी आएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी आए हैं, ठीक है ना।
सून 142 पुलिस स्टेशन इन केरला टू बी चाइल्ड फ्रेंडली। तो केरला ने एक नई मुहिम छेड़ी है सारे पुलिस स्टेशन को चाइल्ड फ्रेंडली करने वाली, ठीक है ना। तो 142 के 142 जो पुलिस स्टेशन है, सून दे विल बी चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। अब देखो, कोई भी पुलिस स्टेशन जब चाइल्ड फ्रेंडली बनेगा तो सबसे पहले एक तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, दूसरा वहाँ का जो स्टाफ है वो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों चीज़ें, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, दूसरा स्टाफ भी चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो रेडी कर दिया गया है पुलिस स्टेशन में। जो केरला के पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दिया गया है, ठीक है ना। एडिशनली एक्सटेंसिव ट्रेनिंग भी दी जा रही है इन एसोसिएशन विद यूनिसेफ। यूनिसेफ से मिलके, यूनिसेफ के द्वारा मिल करके ट्रेनिंग भी स्टाफ को दी जा रही है कि किस तरीके से वो अपने एटीट्यूड में चेंज लाए। अगर बच्चों से डील करना है तो किस तरीके से उनको अपने माइंडसेट में चेंज लाना पड़ेगा बच्चों से डील करने के लिए। साथ ही साथ अभी रिसेंटली आपको याद होगा होम मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक सर्कुलर दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हर पुलिस स्टेशन में एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर रहेगा, एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर रहेगा और वो डील करेगा चिल्ड्रंस के साथ, चाहे परपेट्रेटर के रूप में चाहे विक्टिम के रूप में। विक्टिम या परपेट्रेटर, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर रहेगा जो कि डील करेगा। तो ये प्रक्रिया भी केरला के पुलिस स्टेशन में शुरू कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। In a win-win situation, Punjab to supply paddy straw to fodder shortage hit केरला। अब यहाँ पंजाब और केरला के बीच में एक डील हुई है जिसमें पंजाब ने एग्री किया है कि जो पैडी स्ट्रॉ है पैडी स्ट्रॉ वो ट्रांसफ़र करेंगे केरला को। अब देखो, पैडी स्ट्रॉ का यूज़ जो है वो किया जाता है फॉडर के रूप में, है ना, फॉर द लाइफ स्टॉक ऑफ द डेयरी सेक्टर, ठीक है ना। डेयरी सेक्टर का जो लाइफ स्टॉक है पैडी स्ट्रॉस में दिया जाता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जैसे सदर्न स्टेट्स जब आप देखेंगे, मतलब केरला भी आप देखेंगे, चाहे तमिलनाडु आप देखें, वहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज है ग्रीन फॉडर की, है ना। ग्रीन फॉडर की एक्यूट शॉर्टेज है। तो द टू स्टेट्स नाउ हैव एग्रीड फॉर अ ट्रांसपोर्ट, एग्रीड टू ट्रांसपोर्ट पैडी स्ट्रॉ टू केरला। तो अब यहाँ पंजाब ने एग्री किया है कि ठीक है, केरला को वो ट्रांसपोर्ट करेंगे पैडी स्ट्रॉ, और इससे दो बेनिफिट होगा। विन विन सिचुएशन क्यों बोला जा रहा है? केरला विल गेट द मच नीडेड फॉडर, एक तो केरला को फॉडर मिल जाएगा, एंड इट विल हेल्प पंजाब टू डील विद एक्सेस पैडी स्ट्रॉ विच कंट्रीब्यूट्स टू स्टबल बर्निंग एंड एयर पोल्यूशन। तो पंजाब के पास तो एक्सेस में रहता है पैडी स्ट्रॉ, बाद में फर्दर ये कंट्रीब्यूट करता है स्टबल बर्निंग और एयर पोल्यूशन में, तो इस कारण से ये उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। और डेयरी सेक्टर जो केरला का है, इट इज सेकंड ओनली टू पंजाब इन मिल्क प्रोडक्शन। तो केरला का डेयरी सेक्टर है वो पंजाब के बाद सेकंड हाईएस्ट है मिल्क प्रोडक्शन में, है ना। एंड इट्स अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू लैक्स ऑफ फार्मर्स। बहुत सारे फार्मर्स इस पर डिपेंडेंट भी हैं, लेकिन जो गुड क्वालिटी फॉडर है इसकी शॉर्टेज के कारण जो लाइफ स्टॉक की फीड है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, और जब लाइफ स्टॉक की फीड प्रॉपर नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है दूध भी इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने बताया कि जो आइडियल रेशियो होता है रफेज का और कंसनट्रेटेड फीड का वो 60-40 होता है। रफेज वर्सेस कंसनट्रेटेड फीड का जो रेशियो होता है वो 60-40 होता है। एंड बेसिकली फॉडर जब नहीं रहता तो बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो फिर कंपाउंडेड फीड खिलाने लगते हैं, लेकिन उससे मिल्क प्रोडक्शन जो होता है स्टेट का वो इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड फॉडर यहाँ पे कम है केरला में, केवल 46% डिमांड ही मीट कर पाता है फॉडर के द्वारा, और इसलिए बाहर का फॉडर लेना पड़ता है। तो पंजाब के साथ डील है, दैट्स अ गुड थिंग। बीपोर्स मिनिएचर धोज सेल अक्रॉस सी टू बी प्रेजेंटेड एट कतर वर्ल्ड कप। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, कोझिकोड, ये भी केरला की ही न्यूज़ है। वर्ल्ड कप 2022 होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होने वाला है। ऐसे में 26 क्राफ्ट्समैन हैं बीपोर, कोझिकोड जो डिस्ट्रिक्ट है केरला का, बीपोर एरिया है कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट केरला का, वहाँ पे जिनके 1000 मिनिएचर ढो जो आपको देखा ना, ये इस तरह की नाव होती है ना, दिख रहा है ये केरला में स्पेशल ढोस चलते हैं इनको। इनका एक और नाम भी है, उरू बोलते हैं इनको, इनका दूसरा नाम उरू है, तो लिख लो आप लोग, उरू या ढो बोलते हैं। इट इज़ इंक्लूडेड इन एज वन ऑफ द 200 टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स। तो इसको गिफ्ट के रूप में इंक्लूजन किया गया है, एंड दिस विल हैव द ऑफिशियल साइन एंड लोगो, जिसमें कि इसको गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। इसमें ऑफिशियल फीफा का साइन लोगो होगा, एंड इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज़ अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम केरला इन द मर्चेंडाइज कैटेगरी ऑफ द वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप की मर्चेंडाइज कैटेगरी में ये जो ढोज हैं या उरू हैं, इनको पहली बार ऐसी, मतलब किसी भी ऐसे इंडिया के किसी भी उसको जगह मिली है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। केरला के किसी भी चीज़ को, है ना, तो केरला का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कतर वर्ल्ड कप में ढो के
रूप में, उरू के रूप में, मिनीचर गिफ्ट्स के रूप में दिया जाएगा, ठीक है ना। मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। आज का जो एडिटोरियल है, ईडब्ल्यूएस वर्डिक्ट डिस्क्रिमिनेशन एंटीथेटिकल टू इक्वालिटी। अब यहाँ पे जो आर्टिकल में बात की गई ऑथर के द्वारा वो ये की गई कि जो ये रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का दिया गया है केवल जनरल कैटेगरी को और इससे एक्सक्लूड किया गया है SC ST OBC इन सबको, वो अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेशन है ना। केस का नाम है जनहित अभियान केस। केस का नाम क्या था? जनहित अभियान केस था। 103rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इसके द्वारा, और इसको उसने ऑथर ने कहा कि देखो इसमें 3-2 का जजमेंट था, जिसमें कि 2 डिसेंटिंग जजमेंट भी थे, 2 लोग डिसेंट भी कर रहे थे। जो डिसेंट करने वाले थे उन्होंने जो कहा वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या क्या बेसिस बनाए, क्यों ये वायलेट करता है 3 बेसिक स्ट्रक्चर को। पहला तो उन्होंने कहा प्रेडिकेटिंग रिजर्वेशन ऑन इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक स्टेटस अंडरमाइंड द ओरिजिनल लॉजिक ऑफ रिजर्वेशन। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये मैं क्यों आपको ये आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपसे कल को पूछा कि जो ये जजमेंट था या जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसको अपहेल्ड किया गया है वो किस मायने में क्यों ख़राब है, क्यों गलत है, तो उसको उसमें आप उसके क्रिटिसिज्म में आप ये चीज़ लिख सकते हैं। पहला तो आपको लिखना है कि अगर हम रिजर्वेशन को इकोनॉमिक स्टेटस के रूप में करेंगे तो ये जो है ओरिजिनल लॉजिक जो रहेगा रिजर्वेशन का उसको बाईपास कर रहा है, उसको अंडरमाइन कर रहा है। ओरिजिनल लॉजिक क्या था? सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, है ना, तो उसको मतलब तरीके से वो हटा रहा है। मतलब सेकेंड जो है अमेंडमेंट discriminatory because it excludes the EWS of SC ST OBCs। ऑब्वियस बात है डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए भी है क्योंकि EWS कैटेगरी केवल जनरल में तो है नहीं, EWS कैटेगरी SC ST OBC में भी, तो वहाँ से भी एक तरीके से है। एंड तीसरा जो लॉजिक है वो है कि ये 50% की जो कैप थी उसको बहुत ईजिली अभी ब्रीच किया गया है ना। एंड ऑलरेडी इंदिरा साहनी का केस हमने देखा था जिसमें काफ़ी लेंथ एंड ब्रेथ में डिस्कस किया गया था कि इकोनॉमिक रीज़न नहीं दिया जा सकता। अगर आप इंदिरा साहनी जजमेंट को पढ़ें तो उसमें क्लियर कट लिखा गया था कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। उस समय नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने भी दिया था जिसको कि मना कर दिया गया था इंदिरा साहनी के केस में। ये सारी चीज़ें हैं, तो दीज थिंग्स हैव बीन इग्नोर्ड बाय द 3 जजेस जिन्होंने कि इसको अपहोल्ड किया है। इनफैक्ट द देन चीफ जस्टिस UU ललित उस समय थे, उन्होंने इसको अपहेल्ड नहीं किया था, वो डिसेंटिंग जज में थे, मतलब उन्होंने अपोज में जजमेंट दिया था, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑथर ने वही कहा है कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो है एक तरीके से वो अपोज कर रहा है, और जो लॉजिक था रिजर्वेशन का उस लॉजिक को ही ब्रेक करता जा रहा है। ऑटोनॉमी ऑयल्स द व्हील्स ऑफ हायर एजुकेशन एक्सेलेंस। अब यहाँ पे जो आर्टिकल में बात चल रही है वो ये चल रही है कि क्यों हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं कि वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़, वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इंडिया का कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आ रहा हो। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ऑथर ने ये दिया कि सबसे पहली बात तो जो इंस्टीट्यूट्स अगर आप देखेंगे जो टॉप रैंकिंग में हैं वो सारे वो हैं जिनको ऑटोनॉमी दी गई है। फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर यूनिवर्सिटीज़ विद इन यूनिवर्सिटीज़। मतलब आप समझ रहे हो, ये लाइन लिख लो कि फॉरेन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉप में आते हैं दे आर यूनिवर्सिटीज़ विद इन यूनिवर्सिटीज़। मतलब उनके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करती हैं, उनके ऊपर ना उनका करिकुलम में इंटरफेरेंस करती हैं, ना उनकी फंडिंग में इंटरफेरेंस करते हैं, ना उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में इन्फ्लुएंस करते हैं, ना उनके डिग्री और इन सब के मैकेनिज्म में इंटरफेरेंस करते हैं। तो मतलब यूनिवर्सिटीज़ विद इन यूनिवर्सिटीज़, मतलब उनको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है अपने पूरे जो करिकुलम है, जो पूरा स्टडी का पैटर्न है उसको एडजस्ट करने के लिए। इसीलिए चाहे आप QS की वर्ल्ड रैंकिंग देख लें, चाहे आप टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग देख लें, चाहे आप मतलब ये कोई भी रैंकिंग देख लें, वहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशन जो है वो 200, 300, 400 रैंक पे ही आपको दिखेंगे, है ना। और जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशन है दे आर बेटर फंडेड, दे आर जनरली सेल्फ गवर्नड, दे एंजॉय ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड दे फॉल आउटसाइड द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ देयर रेगुलेटर्स एंड ऑल। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन में भी आप लिख सकते हैं। हमारे यहाँ के भी जो ठीक ठाक इंस्टीट्यूशन हैं उनमें भी ये चीज़ें हैं, है ना। जैसे IITs ISC आप देखेंगे तो आपको ये 2-3 चीज़ें दिखेंगी। यही रीज़न है कि IITs और ISC आपको रैंकिंग में भी दिखेगा। लेकिन अगर आपको देखना है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस क्यों आगे हैं तो आप बिल्कुल यही रीजंस लिख सकते हैं कि दे आर बेटर फंडेड, दे आर जनरली सेल्फ गवर्नड, एंजॉय ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। सिंपल सी बात है, आप ये 3 रीजंस लिख देंगे आपका कभी आंसर गलत नहीं होगा।
दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो वही वाली बात ऑथर ने कही कि अगर आपको चाहिए तो ऑटोनॉमी विल बी द प्राइम मोस्ट थिंग। ऑटोनॉमी जो रहेगा वो प्राइम रहेगा। आप मतलब कि कुछ भी आप कर ले, लेकिन जब तक इंस्टीट्यूट आपका फ्रीली काम नहीं कर पाएगा, उसका स्टाफ कैसा है, उसका फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसका एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, या आपको इंस्टीट्यूट के ऊपर ही, आपको यूनिवर्सिटी के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा। आप उसके ऊपर रेगुलेटर डाल करके उसको हर चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। ED freezes bitcoins worth 22.82 crores in eNugget ऐप केस। अब eNugget ऐप केस जो है एक्चुअली ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केस है। कहा जा रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है एंड इट इज़ देयर इज़ अ गेमिंग एप्लीकेशन eNugget। याद रखेगा, eNugget अगर आपसे कोई पूछता है कि किस तरीके का एप्लीकेशन था तो बिटकॉइन का था, ये था, वो था, गेमिंग का था, तो गेमिंग एप्लीकेशन है और इसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे देखिए, गवर्नमेंट स्टार्ट्स ड्राफ्टिंग बिल टू ऐड हट्टीज टू शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो सेंटर इज नाउ पुशिंग टू डिलीवर सून। अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाला, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट भी लगी हुई है। तो हट्टी कम्युनिटी जो है हिमाचल प्रदेश की, उसको शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में जोड़ने के लिए बिल ऑलरेडी बनाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी और छत्तीसगढ़ में भी कुछ कम्युनिटी, कुछ ट्राइब्स हैं जिनको एसटी में इंक्लूड किया जाएगा। उनके नाम मैं आपको बताता हूँ, लिख लीजिए आप लोग। कैबिनेट ने क्लियर किया है। अब देखो, हट्टी कम्युनिटी को ट्रांसगिरी रीजन में जो होते हैं, सिरमौर ऑफ द सिरमौर, उसको एसटी लिस्ट में जोड़ा जाएगा हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा हट्टीज़ के अलावा नरीको रावण कम्युनिटी एंड कुरी विकरण, नरीको रावण एंड कुरी विकरण हिल ट्राइब्स जो हैं वो तमिलनाडु में रहेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में। और बिंझिया कम्युनिटी जो है, बिंझिया कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में रहेगी छत्तीसगढ़ की। बिंझिया विल बी इन छत्तीसगढ़। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। एल्टीट्यूड डिसाइड्स सिमियंस एटीट्यूड टू डाइट। अब यहाँ पे देखो, दो अलग अलग एल्टीट्यूड में जो आपके हिमालयन ग्रे लंगूर हैं उनको स्टडी किया गया है। इनको चंबा सैक्रेड लंगूर बोलते हैं, चंबा सैक्रेड लंगूर और सेमनोपिथेकस अजैक्स। इनका नाम क्या है? सेमनोपिथेकस अजैक्स। हिमालयन ग्रे लंगूर या फिर चंबा सैक्रेड लंगूर बोलते हैं, सेमनोपिथेकस अजैक्स बोलते हैं। एंड इट्स अ लीफ ईटिंग मंकी है, ये सिमियन है, लीफ ईटिंग मंकी है। इट्स अ कोलोबीन लीफ ईटिंग मंकी एंड इट इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ग्लोबली, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है ग्लोबली ये। अब यहाँ पे इसको स्टडी किया गया दो अलग अलग एरियाज़ में, जो कि दो अलग अलग एल्टीट्यूड में है, मतलब कि 230 मीटर के डिफरेंस में है एल्टीट्यूड में। एक तो काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा खजियार। याद रखिएगा, काला टॉप और खजियार दोनों ही आपका हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, काला टॉप और खजियार दोनों आपके हिमाचल प्रदेश में। खजियार फॉरेस्ट एरिया है, काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है ना। अब इसको स्टडी किया है, 208 मीटर की दूरी पे है दोनों, 208 मीटर की दूरी पे। अब इन्होंने देखा कि ये लोग लीव्स के अलावा, जो लीफ ईटिंग मंकी है, तो लीफ के अलावा जब ये बोर होते हैं लीफ ईटिंग करने के बाद, तो वो क्या खाते हैं। तो इन्होंने ये देखा कि ये दोनों ज़्यादातर तो ये लीफ खा रहे थे। लीफ का है कि प्राइमरली हिमालयन आइवी, जिसको हेडेरा नेपलेंसिस बोलते हैं, और हिमालयन ओक, जिसको क्वेरकस ओब्लोंगेटा बोलते हैं। तो हिमालयन आइवी, हेडेरा नेपलेंसिस एंड हिमालयन ओक, क्वेरकस ओब्लोंगेटा, इसकी लीव्स ये खा रहे थे। लेकिन जब ये बोर हो रहे थे तो जो काला टॉप ग्रुप था, काला टॉप ग्रुप जो था वो सेटिस्फाई कर रहा था अपनी क्रेविंग को बाय फीडिंग ऑन फ्लावर्स, और जो खजियार ग्रुप था वो फ्रूट्स खा रहा था। तो सेम मंकी दो अलग अलग एल्टीट्यूड में दो अलग अलग चीज़ों पे जा रहा है ना। तो ये डिफाइन करता है कि जो एल्टीट्यूड है वो डिफाइन करता है उसकी क्या फूड हैबिट्स रहेंगी, ईटिंग हैबिट्स कैसी रहेंगी। अब बाइडेन ने कहा है कि देखो, हमसे सीखो, हमने $369 बिलियन दिए हैं ग्रीन यूएस इकोनॉमी के लिए। लेकिन यूएस की खूब थू भी की जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो कोपेनहेगन समिट था, जो 2009 का कोपेनहेगन समिट था, COP15 जिसको बोलते हैं, उसमें प्रॉमिस किया था जैसे $100 बिलियन का, तो यूएस भी उसमें से एक ही था। लेकिन वो प्रॉमिस अभी तक पूरा नहीं किया गया। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन पॉइंटेड आउट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब बाली में हो रहा है G20 का समिट, ये तो आपको पता ही है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।